यस, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम अभी एसएम का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे एंड इसमें जो है हम अभी हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमारे पिछले सेशन में, रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ एंड बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। हमने सबसे पहले बात ये की थी कि देखिए यार, एक चीज़ होती है रिसोर्स, देन कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड कोर कॉम्पिटेंसी। पहली बात होती है रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो हमारे पास जो भी एसेट्स जो भी हम एसेट्स होते हैं हमारे पास, विच वी यूज़ टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इसमें आता है आपके 5 M's, मैन, मशीन, मनी, मेथड, मटीरियल। या आता है हमारे रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ करके गुड सर्विस बना सकते हैं। ओके, कैपेबिलिटी क्या होती है बेटा, हमारे रिसोर्सेज की एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर अ कस्टमर्स, फॉर अ कंपनी, राइट। तो कैपेबिलिटी होती है अबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज टू क्रिएट वैल्यू। एंड कॉम्पिटेंसी क्या होती है, बोलते हैं कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि जब आपके जो रिसोर्सेज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि जो आपके रिसोर्सेज है वो कॉम्पिटेंट है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि समझो कोई क्रिकेट प्लेयर है जो अपने पहली मैच में 100 स्कोर कर देता है। मतलब क्या है कि ही इज़ अ गुड रिसोर्स फॉर हिज टीम, ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू। वो 100 उसने स्कोर कर लिया, सेंचुरी स्कोर कर ली उसने पहले मैच में, लेकिन बाद में 10 मैचों तक उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया, उसका स्कोर आया 0, या उसने 10 रन के अंदर ही स्कोर किया। तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ, कि अच्छा रिसोर्स है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है। समझ में आ रही बात है। एंड फाइनली कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, याद करो, बोलते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। क्या कोई एक ही चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करने से क्या वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी हो जाती है? बोले नहीं। कोर कॉम्पिटेंसी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूनिक एंड नॉन इमिटेबल, जिससे आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकता है मार्केट में। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलने का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी जो बेटा वो ज़्यादा रिटर्न कमा पा रही है बाकी आपके जैसी कंपनीज के मुकाबले। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब है कि आपका एवरेज रिटर्न जो है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, आपका मार्केट शेयर बाकी कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होना। ओके, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए, सिर्फ 1-2 एरिया में एक्सपर्टीज़ हासिल करने से कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट नहीं होती, हमें 5 से 15 एरिया में एक्सपर्टीज़ को डेवलप करना होता है। याद है आपको? तब जाके ही उसको हम क्या बोलते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, आगे फिर हमने पढ़ाया था आपको कि सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमेल ने क्या बोला था कि देयर कैन बी, क्या बताइए, देयर कैन बी मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज इन 3 एरियाज। ठीक है ना, देखो बोलते हैं अगर ये 3 चीज़ें होती है तो आपके कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं। देखिए, पहला है कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, है ना, CCM, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड आपका एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, बोलते हैं आपकी कॉम्पिटेंसी बेटा ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक है, विच इज़ डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू कॉम्पीट, है ना। इट शुड प्रोवाइड एन एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, है ना। कंपनी हैज़ टू कीप इम्प्रूविंग द स्किल्स इन ऑर्डर टू सस्टेन। आपने एक बार एक्सपर्टीज हासिल कर ली, फिर भी उसको और आपको बेटर करते रहना है, उस पर काम करते रहना है, राइट। बोलते हैं कि कॉम्पिटेंस डज नॉट नेसेसरी हैव टू एग्जिस्ट विद इन वन कंपनी इन ऑर्डर टू डिफाइन एज कोर कॉम्पिटेंस। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वैसी सेम कॉम्पिटेंसी बाकी लोगों में भी है, बाकी कंपनीज में भी है, लेकिन जिस प्रकार से आप उसको परफॉर्म करते हैं वैसे बाकी लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा है तो यू विल बी एबल टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन एंड योर कॉम्पिटेंसी विल बी कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगली बात बेटा आती है यहाँ पे, यस कमन, अगली बात आती है बेटा कस्टमर वैल्यू। बोलते हैं कि देखो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करे, राइट। बोलते हैं कि देखो जब भी कस्टमर्स कोई प्रोडक्ट को खरीदता है तो क्या वो उस किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपके कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहा है क्या? अगर ऐसा है तो वो पर्टिकुलर चीज़ें आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी, है ना। बोलते हैं कि द प्रोडक्ट्स हैज़ टू डिलीवर अ फंडामेंटल बेनिफिट, है ना। और बोलते हैं कि प्रोडक्ट का जो ना एक रियल इम्पैक्ट होना चाहिए कस्टमर्स के बाइंग डिसीजन पे। तो अगर कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद रहा है उस
पर्टिकुलर चीज़ के वजह से, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाई जा सकती है, राइट। एंड फाइनली बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट। बेटा आपकी जब कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है ना, तो आप बहुत जल्दी स्केल कर पाते हो अपने बिजनेस को, आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस को और मल्टीपल मार्केट्स में लेके जा सकते हो और बिजनेस को बड़ा ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपकी कॉम्पिटेंसी ऐसी है जो आप बहुत आसानी से बाकी अपने मार्केट्स में भी अप्लाई कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। क्या समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंस टू अदर मार्केट्स। नेक्स्ट अगली बात आती है कि हमने वॉलमार्ट का एग्जांपल लिया था, याद करो मैंने आपको बोला है कि इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। बोलते हैं वॉलमार्ट जो है वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रख पाता है, वो कम प्राइसेस रख पाता है अपने कॉम्पिटेंस से। तो इसकी कोर कॉम्पिटेंसी है क्या? क्या कम प्राइस रखना इसकी कोर कॉम्पिटेंस है? आंसर है नहीं। इसका कोर कॉम्पिटेंस है अबिलिटी टू जनरेट लार्जर सेल वॉल्यूम्स। बोलते हैं इतना ज़्यादा वो सेल कर पाता है ना, डिस्पाइट हैविंग लो प्राइसेस, वो इतना लार्ज सेल करता है एंड साथ ही साथ क्या बताइए, वो प्रॉफिट भी कमा पाता है ना। तो पॉइंट क्या है कि हमारा प्राइसेस कम है, राइट, पर प्राइसेस कम होने के बावजूद हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। किसका? वॉलमार्ट का। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वो सेल कर पाता है। अगर हम FM चैप्टर 3 के उससे बोले तो मतलब इसका टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। आप समझिए क्या? इसका टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। किसका? ये सब वॉलमार्ट जैसी कंपनीज का, ठीक है। आगे ओके, देन बोला हमने, देन आपको पूछेंगे, अगर आपको पूछा कि CK प्रहलाद गैरी हैमेल ने क्या बोला, तो फिर बोलोगे आप CCM। लेकिन अगर आपको बोला कि क्या बताइए, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, बोलते हैं कि देखिए हमारे जो कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है ना, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, है ना, सच दैट कि हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकें। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी? सिमिलर सवाल लगता है, मतलब इसके पॉइंट सिमिलर है हमने ऊपर जो पढ़ा उससे, लेकिन याद रखना CK प्रहलाद गैरी हैमेल बोला CCM। अगर उसने अलग से पूछा क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, क्या बोलोगे? तो बोलोगे VRCN, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। याद है आपको वैल्यूएबल का मतलब क्या था? याद करो। बोलते हैं वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज आपकी क्या होती है? वो ऐसी कैपेबिलिटीज होती है जिससे आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हो और थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हो मार्केट में, है ना। तो अगर आपकी कॉम्पिटेंसी जो है, एक मिनट रुकना, चलिए, हाँ, राइट। तो आपकी कैपेबिलिटीज वैल्यूएबल कब होगी? बोलते देखो, आप समझो बात को, वैल्यूएबल कब होती है आपकी कैपेबिलिटीज? जब आप मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको आप एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो आपकी कैपेबिलिटीज के थ्रू। अगर ऐसा है तो देन दैट कैपेबिलिटी इज वैल्यूएबल फॉर यू। समझा? आपकी कैपेबिलिटीज है ना जो है वो वैल्यूएबल कब बनेगी? जब आप उसको यूज करके मार्केट में जो थ्रेट्स है उससे बच सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो। इसको बोलते हैं वैल्यूएबल होना। सन्मान। तो अगर आपकी कैपेबिलिटीज वैल्यूएबल है तो देन दे कैन बी कंसिडर्ड एज कोर कॉम्पिटेंस एंड ये आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, लंबे समय तक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को हासिल करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अगली बात है रेयर। बोलते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज रेयर होनी चाहिए, मतलब आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो बाकी लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, राइट। तब जाके ही क्या होगा? तब जाके आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा ना, क्योंकि अगर आपके जैसी बाकी लोग की रहेंगी तो फिर क्या होगा? तो फिर उतना डिफ्रेंसिएशन बचेगा नहीं, राइट। देन इट शुड बी कॉस्टली टू इमिटेट। बाकी लोग चाह के भी आपको आसानी से कॉपी नहीं कर पाने चाहिए। हेलो, याद रही बात है? ऐसा ना मुझे बताइए, कम ऑन। तो बोलते हैं इट शुड बी डिफिकल्ट टू इमिटेट एंड फाइनली नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। का मतलब क्या है? बोलते हैं उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बोलते हैं हमारे कैपेबिलिटीज़ का कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। आप समझे क्या? हमारे कैपेबिलिटीज़ का कोई भी तोड़ नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, मतलब कि हमारे जैसा हमारे जैसा काम बाकी लोग कर ही नहीं पा रहे, हमारे जैसे कैपेबिलिटीज़ बाकी लोग डेवलप कर ही नहीं पा रहे, ऐसा है ना। बोलते हैं अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रैटेजिक वैल्यू ऑफ कैपेबिलिटीज इंक्रीजेज एज दे बिकम मोर डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट। बोलते हैं जितना ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी, जितना ज़्यादा मुश्किल है सब्स्टिट्यूट करना, हमारे जैसे सेम दूसरी कैपेबिलिटी बनाना जितना ज़्यादा मुश्किल होगा उतना हमारे अच्छा, आप समझे, उतना हमारे उस कैपेबिलिटी की वैल्यू और बढ़ेगी।
राइट बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगली बात अब स्टार्ट करेंगे ये स्वॉट एनालिसिस से। तो इंस्टीट्यूट ने बेटा क्या किया है, स्वॉट एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट ने हटा दी है ना, बट वो काम की है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको ये डलवा दिया, ठीक है ना, ये लाइन डलवा दिया, ये लाइन इन्होंने हटा दिया था। तो चलिए, ये आपने ना बचपन में सी फाउंडेशन BCK में किया था, लेकिन ठीक है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या करते देखिए, हम जो है ना एक बार इसके लिए कंपाइलर भी रेफर करते हैं। आइए हम इसके लिए एक बार कंपाइलर भी देख लेते हैं, ठीक है। कंपाइलर में क्वेश्चन दिया हुआ है जी, हमें कंपाइलर में इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्वॉट ना, ये रहा, ये देखिए। तो आपको ये सवाल आ सकता है, पेज नंबर 3.5 पे जाएंगे आपके कंपाइलर में एंड आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। रेडी हो, चलिए पेज नंबर 3.5 क्वेश्चन में 11 चेक करें। बोलते हैं देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू स्वॉट एनालिसिस बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है, और इसको हमें किसी स्ट्रैटेजी लगाने के पहले ये क्यों करना चाहिए, है ना। तो ये पहले करते हैं स्वॉट और इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी लगाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, ये एक टूल है, ये एक तरीका है, ये जानने, मतलब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करें कि हमारे कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हैं हमारे कंपनी के लिए, वो जानने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ओके, स्वॉट का फुल फॉर्म ही होता है बेटा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, करेक्ट। आगे देखिए, बोलते हैं SWOT analysis is a tool used by organization for evolving strategic options for the future, है ना, for evolving या क्या बताए, for evolving या evaluating strategic options कि फ्यूचर में हम और कौन से स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। द टर्म SWOT refers to the analysis of strength, weakness, opportunity, threats. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर आइडेंटिफाइड इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी अंदरूनी बात होती है, हम हमारे अंदर क्या अच्छा है, हमारे अंदर क्या बुरा है, स्ट्रेंथ वीकनेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, समझा ना, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या अच्छा है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या बुरा है हमारे लिए, थ्रेट। या क्या ये बात क्लियर है, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल एंड अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या होता है एक्सटर्नल, क्लियर यहाँ तक। मैं आगे बढ़ूँ, यस भिड़ू, क्या मैं आगे बढ़ूँ, यो जल्दी यस और नो बोलेंगे सब लोग। चलिए, क्या आपको याद है कि नहीं स्वॉट एनालिसिस, कम ऑन मुझे बताइए। व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है इनहेरेंट कैपेसिटी, इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इट कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, लिख दीजिए। बोलते हैं इनहेरेंट, यस चलिए, तो व्हाट इज स्ट्रेंथ बताइए। स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लिखिए प्लीज। बोलते हैं स्ट्रेंथ इज द इनहेरेंट capability of organization which it can use to gain a strategic advantage, which it can use to gain strategic advantage over its competitors, है ना। तो बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ अच्छी बात है, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स मतलब ऐसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है इंटरनली ऐसा। हमारे ब्रांड वैल्यू 70 साल का हमारा ब्रांड वैल्यू है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, जैसे इंटरनल, है ना। पॉइंट एंड क्या है, ये हमारे स्ट्रेंथ हो सकता है, राइट, है ना। सर्विसेज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, हम इंडिया भर में हमारे सर्विसेज अवेलेबल है, दिस कैन बी अ स्ट्रेंथ फॉर यू, है ना। 400+ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ,
तो हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये हमारे स्ट्रेंथ हो सकता है। और क्या स्ट्रेंथ हो सकता है मुझे बताइए, मुझे बताइए जल्दी से। आपका R&D कैपेबिलिटी, है ना, आप R&D करने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप नए नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, ये भी आपकी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। अच्छा मुझे बताइए, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड दनादन बढ़ रही है मार्केट में, कम ऑन, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या ये स्ट्रेंथ है या नहीं बताइए, कम ऑन जल्दी। ग्रोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, यस, कम ऑन, मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ग्रोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या ये स्ट्रेंथ है या नहीं, जल्दी बताएंगे, कम ऑन गाइस, कम ऑन। ग्रोइंग डिमांड फॉर आर प्रोडक्ट्स स्ट्रेंथ है या नहीं, आंसर है नहीं, ठीक है ना। वो स्ट्रेंथ नहीं होता, वो क्या होता है हमारा, वो अपॉर्चुनिटी होता है। बेटा प्रोडक्ट का डिमांड क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बढ़ता गया, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है ना कस्टमर्स, वो बढ़ा रहे डिमांड, तो ग्रोइंग डिमांड और प्रोडक्ट्स क्या है, वेरी गुड, क्या है, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ, सॉरी ये हमारा हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हेलो ये सब नो, ठीक है। तो बोलते हैं स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा हो रहा है स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अच्छा हो रहा है अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना, विच अनेबल्स इट टू, क्या बताइए, विच अनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन, हम हमारे मार्केट पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्लियर है, क्या होता है बताओ, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। हाँ जैसे कि देखो ऑटोमेशन ड्रिवन एडवांसमेंट्स, है ना, तो क्या बताइए हमारे और हमारे इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बढ़ते जा रहे हैं और फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। स्टार्टअप्स कैन बी सपोर्टेड विद एक्सपीरियंस पार्टनर्स, आपको आपको ना अभी देखो आजकल ये समय चल रहा है शार्क टैंक का, है ना, अभी तो समय है शार्क टैंक का टाइम चल रहा है अभी, तो क्या है, बोलते हैं स्टार्टअप्स कैन बी सपोर्टेड विद एक्सपीरियंस पार्टनर्स, है ना, तो आपको एमसीयू में बोल देगा कि एक पिक्चर गया, एक व्यक्ति गया, ऑन्टरप्रेन्योर गया कहाँ पे, शार्क टैंक में, उसने पिच किया और वहाँ पे उसको पैसा मिल गया अमन गुप्ता से, वो खुद भी एक D2C ब्रांड है ना, और अमन गुप्ता भी D2C ब्रांड का क्या बताए काफ़ी एक्सपर्ट माना जाता है, तो उसने पैसा लगाया इस कंपनी में, बताओ क्या है वो, उस कंपनी के लिए क्या है ये चीज़, एक अपॉर्चुनिटी है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कब होता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं लोग, नए लोग जुड़ रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस है काफ़ी एक्सपर्ट, तो फिर अपॉर्चुनिटी हमारी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन मल्टीप्लाई रिटर्न्स, क्या है अपॉर्चुनिटी, राइट, तो टेक्नोलॉजी में अगर हम पैसा लगाएंगे तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ आगे नेक्स्ट, फिर अगली बात है वीकनेस क्या है, बोलते हैं वीकनेस, देखो स्ट्रेंथ से क्या होता है, बोलते हैं स्ट्रेंथ आपका इट इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, वीक अपॉर्चुनिटी भी हेल्पफुल इन अचीविंग आर ऑब्जेक्टिव, लेकिन स्ट्रेंथ होता है इंटरनल में, अपॉर्चुनिटी होता है एक्सटर्नल में। बेटा आपको ये मैट्रिक्स नहीं बनाना एग्जाम में, इंस्टीट्यूट ने ऐसा बना के दिया बुक में, पर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब बोलते हैं कौन सी चीज़ें हार्मफुल हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो बोलते हैं वीकनेस एंड थ्रेट्स, पर वीकनेस का होता है बेटा बोलो, ये होता है इंटरनल में, एंड थ्रेट का होता है, ये होता है हमारे एक्सटर्नल में, ठीक है। इधर आइए, बोलते हैं वीकनेस, व्हाट इज वीकनेस, बोलते हैं वीकनेस होता है बेटा, आइए इधर, वीकनेस क्या है, बोलते हैं इट इज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब बेटा कमी, कमी, लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट, है ना, विच क्रिएट स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज, है ना, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज मतलब इससे हमारे हमारे क्या बताइए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे बुरा असर पड़ सकता है ना। हाँ चलिए देखिए इधर, तो इट कैन क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, तो वीकनेस क्या है, बोलते हैं इट इज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन,
वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट, मतलब कमी, हमारे अंदर कुछ कमियां है ना, विच क्रिएट्स अ स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज। देखो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज से क्या होगा, आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर पाओगे। स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज से क्या होगा, यस कम ऑन, स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज से क्या होगा, इससे हमारे मार्केट में हम कॉम्पिटिटर्स को क्या बताइए, उनसे पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। ओके, वीकनेस क्या हो सकता है बताइए। जैसे एक वीकनेस हमने बचपन में पढ़ा था सी फाउंडेशन में, क्या था बताइए, ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, लिख दो, ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। और भी बहुत सारे वीकनेस हो सकते हैं, नीचे दिया आपको। समझो कि फॉर एग्जांपल हम क्या बताइए, फॉर एग्जांपल एमएवी फूड्स लिमिटेड, ठीक है ना, एमएवी फूड्स जो है बोलते हैं इसका ना जो एमएवी ओला प्रोडक्ट है ना, यही सबसे ज़्यादा चलता है। बाकी एमवी चिप्स, एमवी बिस्किट बाकी भी मिलता है, पर इसका मेन ये चलता है। अगर यही बिकना बंद हो गया तो एमवी ओला, तो क्या होगा, तो कंपनी की बैंड बच जाएगी। तो बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो हमारी बैंड बच सकती है जल्दी, तो ये हमारी वीकनेस हो सकती है। देखो वो ज़्यादा बिक रहा है वो ठीक है, पर ये हमारी वीकनेस भी है ना, वो हमारी वीकनेस भी है। क्यों, क्योंकि अगर वही बिकना बंद हो गया या कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ऐसा। या हम पुराने ज़माने के तरीक़ों से चल रहे हैं, हम ऑटोमेशन वगैरह अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है, नॉट वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्क कल्चर, तो ये हमारा एक वीकनेस हो सकता है। इससे कंपनीज जो है क्या करते हैं, इससे कंपनीज जो बेटा बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। थ्रेट क्या होगा, थ्रेट होता है बेटा अनफेवरेबल कंडीशन, थ्रेट होता है अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरमेंट, करेक्ट, इन द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच कॉजेस अ, क्या बताइए, विच कॉजेस अ रिस्क और डैमेज, है ना, विच कॉजेस अ रिस्क और डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन, विच कॉजेस अ रिस्क और डैमेज द ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है ना। हाँ, हमने थ्रेट में, जी थ्रेड में बताइए, देखो ऑनलाइन प्लेयर्स एंटरिंग द मार्केट, जैसे कि पहले ना कपड़ों के जो दुकान वाले थे बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब मिंत्रा और ये सब आ गए हैं ऑनलाइन, तो अब बहुत से लोग, मिंत्रा, आजियो, अब लोग क्या करते हैं, घर से ऑर्डर कर लेते हैं, है ना, मिंत्रा आजियो से। तो अब होता क्या है कि जो ऑफलाइन प्लेयर्स थे, जो ऑफलाइन दुकानदार थे, उनको बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, उनका मार्केट पोजीशन काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, उनका लॉस बढ़ रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, तो हमारे बिजनेस में ऑनलाइन प्लेयर्स बढ़ गए, तो क्या होगा इससे, दिस कैन बी अ थ्रेट टू अस, ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलते हैं एआई बेस्ड सोल्यूशन एंड ऐप्स। बेटा आजकल तो बहुत सारी चीज़ें एआई के थ्रू हो जाती हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वीडियो एडिटिंग, अब पहले ना वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही मुश्किल था, कुछ कुछ लोगों के पास ही वो स्किल था वो करना, पर आजकल बेटा अब ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं भाई, वो मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ों कर देता हो। समझो मैं जो ना मेरा जो आई कांटेक्ट है, अगर वो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा मेरा आई कांटेक्ट जो ना, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह पे जाकर अगर दूसरी जगह पे देख के बोल रहा हूँ अगर, तो भी वो एआई का ऐप क्या करता है, मेरी मुंडी को भी सीधी कर देता, आई कांटेक्ट भी सीधी कर देता। बताओ, फिर उसमें सब टाइटल अपने आप ऐड हो जाते, सब टाइटल में कुछ कुछ चीज़ें अपने आप हाईलाइट होती रहती। आपको समझ में आ रहा है मतलब, और ये सब बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, बस एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो, उसमें वीडियो डाल दो, आप एडिटिंग चालू कर दो। मतलब पॉइंट क्या है बताओ, पॉइंट क्या है पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये है कि अगर एआई बेस्ड सोल्यूशन ऐप्स आ गए तो बहुत से लोगों का काम ही खत्म हो जाएगा इससे, ऐसा, ठीक है ना। बोलते हैं प्राइस पॉइंट ऑफ ऑनलाइन बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव, तो ऑनलाइन आपको मालूम है बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स में चीज़ें मिलती हैं। अगेन ये ऑफलाइन दुकानदार वालों के लिए एक थ्रेट हो सकता है। बोलते हैं स्पीड ऑफ वर्क बिकमिंग फास्टर डे बाय डे, तो अभी लोगों को और सब, उनको चीज़ें अब और जल्दी चाहिए, किसी को भी वेट नहीं करना, उसको हर चीज़ जल्दी होना, सबको सब जल्दी होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो सारे ऑर्गेनाइजेशंस इतने फास्ट में काम कर सके, इतने फास्ट में डिलीवरी कर सके अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, उतना वो पॉसिबल नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, तो स्पीड ऑफ वर्क
बिकमिंग फास्टर डे बाय डे, ये प्रॉब्लम हो सकता है ऑफलाइन वालों के लिए अगेन, ठीक है ना। तो ये डन है। बात मुझे बताइए ये क्या है, बताओ। स्वॉट एनालिसिस मैं चाहूँगा आप यहाँ पे ना इसके ऊपर ही लिख देना कि स्वॉट एनालिसिस का हमें इसमें करना क्या है, अभी लिख दो आप ऊपर ही, क्या ये लिख दो कि इट इज़ अ टूल यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इवॉल्विंग, या रादर एक्चुअली होना चाहिए फॉर इवेल्युएटिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर द फ्यूचर, है ना। इट इज़ अ टूल फॉर व्हाट, टूल यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, मतलब कि हम हमारे स्वॉट के हिसाब से फिर सोचेंगे कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है सर, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस फॉर द फ्यूचर, बस ये एक लाइन याद रखें, बाकी तो चिल्टू लाइन थी। काटू कैसे राता अब रे जिया नहीं जाता वाह, डन है बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। तो ये हमारी डन होगी बात। फिर देखिए, हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस हेल्प्स मैनेजर टू क्राफ्ट अ बिजनेस मॉडल और मॉडल्स दैट विल अलाउ द कंपनी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री, है ना। ये देखो ये मॉडल्स ये सब, ये लाइन नहीं लिखा तो भी चलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लीड्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड दिस मैक्सिमाइजेज द कंपनीज चांसेस ऑफ सर्वाइविंग एंड इन द फास्ट चेंजिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, है ना। तो बोलते हैं कि हम स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम अलग अलग बिजनेस मॉडल क्या होता है, किस तरह से पैसा कमाना है, दैट इज़ योर बिजनेस मॉडल। जैसे नेटफ्लिक्स का पैसा कमाने का तरीका अलग है, जियो सिनेमा का पैसा कमाने का तरीका अलग है, दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है। आप समझो बात। नेटफ्लिक्स वाला क्या बोलता है, भाई तू पहले पैसा दे तो कुछ दिखाऊंगा, वरना ऐप पे को दिखेंगे नहीं तेरे को, पैसा दे लॉगिन, पैसा दे सब्सक्रिप्शन ले, फ्री लॉगिन मिलेगा। जियो सिनेमा क्या बोलता है, तू फुकट भी देख, देखो जितना फुकट देखना है देख, पर हम ऐड दिखाएंगे। अभी उसने रिसेंटली, मतलब कुछ समय पहले उसने चालू किया कि अभी 29-40 रुपये का है, 30-40 रुपये का कुछ तो भी उसका सब्सक्रिप्शन आया ना। लेकिन पहले क्या था, तो पूरा फुकट देख, अभी भी फुकट दिखता है, ऐसे नहीं कि फुकट कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, पर थोड़ा 29 रुपये तुम दोगे, 29-30 रुपये दोगे तो क्या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ दिखेंगी। तो दोनों का पैसा कमाने का तरीका अलग अलग है सब, है ना। यूट्यूब वो भी एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का पैसा कमाने का तरीका अलग है, नेटफ्लिक्स का अलग है, एंड आपका जियो सिनेमा का अलग है। ऐसा क्लियर है बात। बोलते हैं की रीजंस, तो मैं चाहूँगा कि आप ना ये वाले लाइन को भी यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे आप, इधर लिख देना उसको, ठीक है ना। कौन से लाइन को, इस लाइन को, ठीक है। आगे बोलते हैं की रीजंस फॉर स्वॉट एनालिसिस इज व्हाट, बोलते हैं इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली इट इज वो लॉजिकल है ना, कि हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। इट प्रेजेंट्स अ कंपेरेटिव अकाउंट, तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं हमारे स्वॉट को दूसरे कंपनी के स्वॉट से, है ना। हम ट्राई करेंगे कि जो दूसरे के वीकनेसेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए, है ना। दूसरों के लिए, दूसरे जो क्या बताए, जो चीज़ में प्रॉब्लम्स है दूसरों को, है ना, तो वो चीज़ में हम खुद बेटर होने की कोशिश करेंगे, ऐसा, ठीक है। एंड इट गाइड्स द स्ट्रेटजिस्ट इन स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन, है ना, कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, उसमें हमें हेल्प करेगा। तो देखिए LIC, देखो इसका मैंने बनाया है LIC ट्रिक है। बोलते हैं इट इज़ अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, एंड इट प्रेजेंट्स अ कंपेरेटिव अकाउंट। ये याद रखें, आपको आ सकता है सवाल की रीजंस, कि हमें स्वॉट एनालिसिस की लगाने की ज़रूरत क्या है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। चलिए डन है बात। LIC, तो ये भी आप लिख लेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स में, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़े, मुझे बताइए कमन, क्या आगे बढ़ सकते हैं, या आप इसको बाद में लिख लेंगे, आपके स्पेसिफिक कंपाइलर है ही, पेज 3.5 पे है, ठीक है। डन, इसको भी नोट करके यहाँ पे चिपका के लिख दो। ऐसे आपको कुछ और एक दो लाइन कभी कुछ कहीं पे एक्स्ट्रा मिलती है ना, और समझो हैंड रिटन नोट्स में आपको नहीं दिख रही, तो क्या करने का, भले लिख दो ना उसको। फिर मतलब एग्जाम में क्या होगा, फिर आप हैंड रिटन नोट्स को एकदम इसको खतरनाक तरीके से रिवाइज करो और कंपाइल करो, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए आइए इधर। तो अब बात करेंगे जल्दी से गाइस, अब हम किसकी बात करेंगे, यस इसके मुझे आप बता दो जल्दी से, क्या बताए बेनिफिट्स। तो स्वॉट एनालिसिस के
बेनिफिट्स क्या है देखिए, बोलते हैं इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, लिख दो आइडेंटिफाइंग, या ऐसा लिखना पड़ेगा, आइडेंटी complex issues and puts them into a simple framework। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये सब जो हमारे थ्रेड्स वीकनेस ये सब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ये आसानी से एकदम समझ में नहीं आती है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बराबर से एक फ्रेमवर्क में हमने डाला है, एक ढांचे में डाला है। अब हम क्या करेंगे एक्चुअली, हमें क्या करना होता है एक्चुअली, हमें हमारे स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके हमारे अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना होता है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन आर वीकनेसेस टू अवॉइड, है ना, या टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स, ये हमें करना होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे कर पाएंगे, पहले हमें जानना तो पड़ेगा ना कि हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपोजिट थ्रेट्स है क्या, ऐसा, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बोलते हैं लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या है, बोलते हैं डज नॉट प्रोवाइड, है ना, इवैल्यूएशन। तो अब स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपोजिट थ्रेट्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, है ना, अब ये इवैल्यूएशन में आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये बता देगा कि क्या क्या है आपका अपॉर्चुनिटी थ्रेट स्ट्रेंथ वीकनेस है क्या, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को हमें कैसे एक्सप्लॉइट करना है, एक्सप्लॉइट मतलब कैसे फ़ायदा उठाना है अपॉर्चुनिटी का, वो नहीं बता पाएगा। थ्रेड से कैसे बचना है मार्केट में, ये वो नहीं बता, ये बता नहीं पाएगा इस चीज़ को, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ बताएगा कि है क्या, पर अब उसका करना क्या, अब तुम देखो, मतलब उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें या कैसे उससे बचे, वो नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट, द मेजर पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज टू अनेबल द मैनेजमेंट टू क्रिएट अ फर्म स्पेसिफिक, देखो बिजनेस मॉडल वाला जो पॉइंट है ना वो यही है। टू क्या बताइए, टू क्रिएट, अरे टू क्रिएट होना चाहिए ना, मैनेजमेंट टू क्रिएट अ फर्म स्पेसिफिक, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बिजनेस मॉडल बनाओ, टू क्रिएट अ फर्म स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल दैट विल बेस्ट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल resources and capabilities to the demands of the environment in which it operates, है ना। हाँ, तो बोलते हैं कि हमें बिजनेस मॉडल बनाने में हेल्प करेगा एज पर आर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, बस। क्या डन है बात, तो इतना ही है स्वॉट में, तो ये एक चीज़ हो गई, और बाकी मैंने आपको यहाँ से कंपाइलर से क्वेश्चन एक करा दिया बस, और कोई बेटा फिर स्वॉट पे अलग से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जितना करा उतना काम का है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये इसको अभी हटा दिया आपके स्टडी मॉडल से, पर ये काम का है भाई, ये लाइन्स उसने डेफिनेशन हटा दिया SWOT की, लेकिन काम क्यों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, पेज नंबर 3.10 पे आ जाएंगे। चलिए पेज नंबर 3.10 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अभी फिर से वो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले, प्लीज़ देखिए। बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अलाउज अ फर्म्स टू गेन, क्या बताइए, टू गेन एन एज ओवर राइवल्स व्हेन competing। बोलते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ, इट इज़ अ सेट ऑफ यूनिक, it is a set of unique features of a company and its products are perceived by as significant and superior to the competition। बोलते हैं देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने से क्या होगा, आपको मिलेगा एन एज ओवर, एज मतलब क्या, आप अपने राइवल्स अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह पाएंगे मार्केट में। बोलते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स विच आर परसीव्ड, मतलब तुम्हारे कंपनी में कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं, है ना, जो कि लोगों के नज़रिए में, क्या बताओ, जो कि लोगों के नज़रिए में जिसके वजह से तुम सुपीरियर हो बाकियों से, ऐसा, ठीक है ना, वो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए एक बार लिखिए तो इसको जल्दी।
चलो लिख लिया क्या आपने? क्या मैं बढ़ूँ? यस, आगे। तो बोलते हैं सर फिर कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या रहा? तो देखो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिख दिया इन्होंने यहाँ पे। बात क्या है बेटा, देखो अगर आपके पास आपने अगर कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली ना, अगर आपने बेटा कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली अपनी, तो फिर दिस विल लीड टू दिस विल लीड टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिलवाता है मार्केट में, ऐसा। सो आप ऐसा लिख दो, कोर कॉम्पिटेंसी अगर आपकी डेवलप होगी, देन इट विल लीड टू देन इट विल लीड टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्लियर है बात? ऐसा लिख दो। क्या डन है? क्या डन है बात? हम्म, पक्का? आगे नेक्स्ट बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू हैव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। बोले हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, हमारे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है या नहीं, है ना? तो बोलते देखो, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस क्या बताइए, इज हायर देन is higher than the average profitability for all companies in the industry, मतलब सारे कंपनीज के मुकाबले में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो फिर इट मीन्स कि आपके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। बोलते हैं इट इज़ अचीव व्हेन फर्म सक्सेसफुली फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स यस वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटेजी। क्या बताइए? वैल्यू क्रिएशन strategy and other firms are क्या बताइए, are unable to duplicate it और find it too costly to imitate। मतलब कि जब आप आपके ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज, जब आप ऐसी अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करोगे जो बाकी लोग चाह के भी कॉपी नहीं कर पा रहे, या बाकी लोग कॉपी करना चाहते बट इट इज़ कॉस्टली टू इमिटेड, अगर ऐसा है तो फिर आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट हो सकता है। समझा? तो थोड़ा सा सिमिलर जैसा लगता है, लेकिन याद ये इस चीज़ को याद रखोगे ना तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है प्लीज़ देखें। बोलते देखें द सस्टेनेबिलिटी, कमॉन। बोलते बेटा द सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक बार क्रिएट हो गया तो बस हो गया फिर, है ना? फिर तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या लगता है आपको? एक बार अगर मैंने कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट कर लिया तो अब तो हो गया ना, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बल्ले बल्ले, अरे शावा शावा। ऐसा होगा क्या? बताओ जल्दी। अरे बोलो जल्दी, क्या अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट हो गया तो अब कुछ करना नहीं है ना? हेलो, ऐसा होता है क्या? आप बताओ, मुझे नहीं मालूम। बोलते हैं भैया अगर एक बार कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट होगा ना, फिर आपको फिर भी क्या बताइए, मेहनत करते रहनी पड़ेगी, है ना? अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को और इम्प्रूव करते रहना है, और एक्सपर्टीज को हासिल करना है, और मतलब और बेटर होते रहना है, तब जाके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लंबे समय तक आपके पास रहेगा। बोले और क्या करना पड़ता है? तो देखो बोलते थे सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड फर्म्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो अब आपको बोलेंगे कि रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए विच विल लीड टू सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब ये सेम सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऊपर भी लिखा था, तो इसलिए अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें कैसे जवाब देना। आप सुनिए, एक जगह भी लिख लो, लगे तो आप टेंशन मत लो, लिख लो एक जगह पे। आपको पूछा बेटा एज पर सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज कैन बी इन 3 एरियाज। ऐसा सवाल है तो CCM, तो कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, फिर कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू एंड आपका क्या,
एम से क्या था, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। तो क्या हो गया आपका सी सी एम, ये है आपका सी सी एम। तो इस समरी अभी से ही बना लो भाई, फिर बाद में अपने को होती गड़बड़। ठीक है, ये एक सवाल है। फिर दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल था बेटा आपका क्राइटेरिया, दूसरा सवाल था आपका क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग, याद है क्या, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, ये था ना अगला सवाल। देखो देखो अगेन, देखो लिखा क्या है, फोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट फर्म्स कैन यूज टू डिटरमिन दोज कैपेबिलिटीज दैट आर कोर कॉम्पिटेंसी। तो बोलते हैं फोर क्राइटेरिया, तो कोर कॉम्पिटेंसी को हम आइडेंटिफाई कैसे करें ऑर्गेनाइजेशन में। तो बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपेबिलिटी वैल्यूएबल है, रेयर है, कॉस्टली टू इमिटेड है, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी होगी। समझ में आ रहा है, तो कौन सी कैपेबिलिटी हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है ऐसा। तो क्या है, वी आर सी एन, वी आर सी एन। तो आपको एग्जैक्टली ये अगर लाइन लिखा रहा क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग, मतलब वी आर सी एन लिखना है। ठीक है, चलिए बोले वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, एंड फाइनली क्या बताइए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। क्या क्लियर है बात, क्या क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। एंड अब फाइनली हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा क्या बताइए, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज। अगर ऐसा पूछा आपको, अगर आपको पूछा फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज, अगेन बेटा यहाँ पे भी बात होगी, वही वही सारी बातें होगी, है ना, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज, राइट, फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फॉर। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है बेटा दाती। क्या है ट्रिक इसका, इसका ट्रिक है दाती। बोलते हैं आपके जो ये है ना, क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज कैसे होनी चाहिए। बोलते हैं आपके रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ड्यूरेबल, देन क्या बताइए, अप्रोप्रिएबिलिटी, मतलब ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी, देन ट्रांसफरेबिलिटी, एंड क्या बताए, इमिटेबिलिटी। एंड क्या, इमिटेबिलिटी। ठीक है, लिखिए, क्लियर है बात, क्या डन है, डन 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 डन। तो ये तीन चीज़ को ऐसा अलग से आप ऐसा लिख के रखो एक जगह पे, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या, वो उसको बुक में पढ़ते रहते तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता रहता है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन का पता, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो लिख दो यहाँ पे दाती, इसका मेमोरी ट्रिक है।
चलिए, रेडी? रेडी स्टडी पो। चलिए देखेंगे। तो पहला क्या बोला मैंने? ड्यूरेबिलिटी लिख दो। यहाँ पे सीक्वेंस में गड़बड़ है कुछ, ठीक है चलो, तो लिख देंगे पहला तो है आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या मुझे बताइए? आपकी कैपेबिलिटीज़ पैसा बेटा ऐसी होनी चाहिए जो हमें लंबे समय तक हमें बेनिफिट देती रही, मतलब ड्यूरेबल होनी चाहिए ऐसी, है ना? वरना पता चला कि क्या पहले एक आध साल बहुत हमें फ़ायदा मिल गया और बाद में क्या बताइए ख़त्म, अब उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलते देखिए द पीरियड ओवर विच, लिखे द पीरियड over which a competitive advantage is sustained depends on the rate at which firms resources and capabilities deteriorates। बोलते हैं कि आपके रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटी कितने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इन द सेंस कितने जल्दी वो आपको वैल्यू देना बंद कर देते हैं। अगर जल्दी वैल्यू देना बंद कर दिया मतलब ड्यूरेबल नहीं है। अगर लंबे समय तक तो आपको वैल्यू दे रहे हैं, अगर लंबे समय तक आपको आपके रिसोर्सेस कैपेबिलिटीज़ आपको हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब कि आपके रिसोर्सेस कैपेबिलिटी ड्यूरेबल है एंड दे कैन लीड टू कॉम्पिटिटिव अपना एडवांटेज। ठीक है, बोलते हैं इन द इंडस्ट्रीज वेदर रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट पेटेंट्स आर लाइकली टू बिकम ऑब्सोलीट। बोलते हैं जैसे बेटा मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, यहाँ पे इतने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप इतने फास्ट वे सब इनोवेशन होते जा रहे हैं, इतने फास्ट वे से नई नई चीज़ें बेटा आते जा रही है। अगर समझो मैंने कोई नई डिज़ाइन बना भी ली और मैंने उसका पेटेंट निकाल लिया कि चलो अब इसका पेटेंट निकालते, कोई और इसको कॉपी नहीं कर पाएगा, पर 5-6 महीने में नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो मेरा जो पहले पेटेंट बना के रखा था वो कुछ काम का ही नहीं बचता। फिर समझ पा रहे बात क्या हो रहा हूँ? कमॉन जल्दी बताइए, है ना? लिखे तो इसको जल्दी से, कमॉन। यस, चलिए डन है। तो यहाँ पे आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखें। बोलते हैं कैपेबिलिटीज विच आर अ रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्टीज of the CEO are also vulnerable to his or her retirement और डिपार्चर। बेटा मुझे एक बात बताइए, इससे इसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है एप्पल। जब एप्पल कंपनी में स्टीव जॉब्स को ही निकाल दिया, है ना, मतलब स्टीव जॉब्स वॉज द मेन एंकर, मतलब वो मेन चीज़, वो मेन व्यक्ति था जिसके वजह से एप्पल इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाया था। और स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से निकाल दिया था, है ना, 1990s की बात है। फिर क्या हुआ, जैसे उसको कंपनी से निकाला, एप्पल कंपनी के साथ क्या बताइए, एप्पल कंपनी को लॉसेस होना चालू हो गए, ठीक है ना, और उनके प्रोडक्ट सब ज़्यादा बिक नहीं रहे थे। तो फिर क्या किया, फिर बहुत सालों बाद वापस से उसको बुलाया कि स्टीव जॉब्स भाई तुम ही आ जाओ वापस, क्या तुम्हारे बगैर हमारा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब क्या, आप इस बात को समझो, जब आपकी कोई बिजनेस में कैपेबिलिटीज़ डेवलप हुई है मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज़ की वजह से, मतलब आपके CEO CFO ऐसे लोग हैं
जो क्या उनके एक्सपर्टीज़ के वजह से आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हो, बहुत सारे आपने स्ट्रैटेजीज बनाए जो वर्क कर रही है। अगर वही चले जाएंगे फिर तो फिर क्या होगा, तो हमारे कंपनी को मार्गदर्शन देने वाला कोई बचेगा नहीं। आप समझे बात क्या बोल रहे हो? तो मार्गदर्शन, हमारा डायरेक्शन ही चला जाएगा, फिर डायरेक्शन लेस हो जाएगी कंपनी। तो इसमें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही क्या, स्टीव जॉब्स, जो सच में हुआ है ना। आप इसके बारे में ऑनलाइन बाद में पढ़ना कि स्टीव जॉब्स को निकालने के बाद एप्पल कंपनी के साथ क्या हुआ है ना। और उसके बाद ही स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी चालू की थी नेक्स्ट करके। आप उसके बारे में बाद में पढ़ना है, ठीक है। चलिए वापस आएंगे। नेक्स्ट तो ड्यूरेबिलिटी हो गया। फिर आप ना बेटा फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो पहले। चौथा पॉइंट क्या है? अप्रोप्रिएबिलिटी लिख दो। अप्रोप्रिएबिलिटी, राइट। अब सुनिए अप्रोप्रिएबिलिटी क्या है, सुनिए। यहाँ पे वो क्या बोले, देखो भाई देखो, बोले जो लोगों ने तुमको पैसा प्रोवाइड किया, जो लोगों ने तुमको रिसोर्स प्रोवाइड किया कंपनी में, जिसके वजह से, जिन पैसों को यूज़ करके तुमने कंपनी को बड़ा बनाया, जिन रिसोर्सेज को यूज़ करके कंपनी को तुम क्या बताइए आज इतना पैसा कमा पा रहे हो, तो जो लोगों ने तुमको पैसा दिया, जो लोगों ने तुमको रिसोर्स दिया, अगर तुम उनको ही सफिशिएंट रिटर्न्स कमा के नहीं दोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, भाई हमने जो पैसा दिया वो हमको वापस करो, हम निकल रहे हैं यहाँ से। बोले अप्रोप्रिएबिलिटी होना ज़रूरी है, तब जाके ही आपके रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज़ आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पाएंगे। मतलब जो लोग आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सफिशिएंट रिटर्न्स मिलना भी ज़रूरी है। जैसे हम FM चैप्टर 4 में पढ़ते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी बात ये कर रहा है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन जितना तो उनको कमा के देना ही है, उससे ज़्यादा कमा के दूंगे तो और अच्छा। तो अप्रोप्रिएबिलिटी क्या है, देखिए बोलते हैं हाउ मच, लिख दो आप, हाउ मच returns we are earning from our resources। मतलब एक प्रकार से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक प्रकार से ROCE, एक प्रकार से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया ना ये। देखिए बोलते हैं अप्रोप्रिएबिलिटी रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू द एबिलिटी, प्लीज लिखिए, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म्स ओनर्स टू क्या बताइए, टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इज रिसोर्स बेस। मतलब दिस मीन्स दैट रिवॉर्ड, बोलते दिस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि रिवॉर्ड्स, इसका मतलब ये बेटा कि रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टेड टू फ्रॉम वेयर द फंड्स वर प्रोक्योर्ड या फ्रॉम वेयर द फंड्स वर इन्वेस्टेड। मतलब जहाँ से पैसा आया उनको सफिशिएंट रिटर्न्स मिलना चाहिए, रादर देन क्रिएटिंग एन एडवांटेज विथ नो एक्चुअल रिवॉर्ड्स टू द पीपल हु इन्वेस्टेड कैपिटल, है ना। मतलब जो लोग तुमको पैसा दे रहे, तुम उनको कुछ कमा के नहीं दे रहे और तुम खुद दनादन क्या बताइए, तुम खुद कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट्स कमा रहे हो, लेकिन तुम जो है अपने इन्वेस्टर्स को का ध्यान नहीं रख रहे, तो ये सही बात नहीं। तो अप्रोप्रिएबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो इन्वेस्टर्स भी खुश रहेंगे जिन्होंने आपको पैसा प्रोवाइड किया है, राइट। एंड मे बी आपको आगे और पैसा प्रोवाइड करे फिर, है ना, जिससे आप कंपनी को आगे फिर और ग्रो कर सको, ऐसा, ठीक है। तो अप्रोप्रिएबिलिटी होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट तो बोलते हैं DATI, डी हो गया, टी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, फिर टी से आते बेटा ट्रांसफरेबिलिटी। अब लिखो पॉइंट नंबर 2 है ट्रांसफरेबिलिटी, है ना। सर इसमें क्या हमें यही सीक्वेंस में लिखना है? ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे आपकी बुक में यही सीक्वेंस में दिया था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन फिर मैंने कुछ समय बाद इसकी ट्रिक बनाई थी दाती, तो इसलिए मैं इसको DATA वाले में लिख नहीं पाया। आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफरेबिलिटी बोलते थे। देखिए ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। बोलते हैं आपके कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने आसानी से ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं दूसरे कंपनी में। अगर आसानी से हो पा रहे हैं तो फिर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं हो रह पाएगा फिर। समझे क्या? जैसे एक जिम है, आपके सिटी में एक जिम है, ठीक है, वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स उन्होंने लेके आए, एकदम खतरनाक प्रकार से वो एक्सरसाइज वगैरह सब करवाते हैं। तो बहुत ज़ोरदार उसने सब ट्रेनर्स वगैरह वो लेके आए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो है एक दूसरी जिम है गोल्ड जिम। तो पहली जिम थी बताओ ABC जिम,
दूसरी थी गोल्ड जिम। अब गोल्ड जिम वाले ने देख लिया है कि ABC जिम का तो बहुत नाम हो रहा है, क्यों? उसके ट्रेनर्स की वजह से। तो गोल्ड जिम वाले ने क्या किया, ये ABC जिम के ट्रेनर्स को कॉल किया और उनको बोला भाई तेरे को कितनी सैलरी मिल रही है ABC में? बोले 50,000। तो गोल्ड जिम वाले बोलते ओके हम तेरे को 80,000 देंगे, पूरी टीम को लेके आ जाओ इधर। तो वो सब ने ABC जिम छोड़ दिया, गोल्ड जिम में आ गए। अब ABC जिम की बैंड मतलब बैंड बज गई, ख़त्म हो गया ना। अब तो आप समझे मतलब कि कितने आसानी से आपके रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ट्रांसफरेबिलिटी ज़्यादा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम, ट्रांसफरेबिलिटी कम तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा। आप समझे? देखिए बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ राइवल्स, देखो द एबिलिटी ऑफ राइवल्स, राइवल मतलब आपके दुश्मन, कॉम्पिटिटिव फर्म ऐसा। द एबिलिटी ऑफ राइवल्स टू व्हाट, टू अटैक, टू अटैक द पोजिशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या बताए, relies on their gaining access to the, क्या बताइए, to the necessary resources and capabilities। क्या बोल रहे हैं वो? बोलते द एबिलिटी ऑफ राइवल्स टू अटैक द पोजिशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिलाइज ऑन देयर गेनिंग एक्सेस टू द नेसेसरी रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज़, है ना। तो आपके पास जो कैपेबिलिटीज़ है, वो रिसोर्सेस है, वो दूसरे कंपनीज के बहुत आसानी से ले पा रहे हैं आपसे। अगर ऐसा है तो फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रह नहीं पाएगा। बोलते देखिए द ईजियर इट इज़, देखिए द ईजियर इट इज़ टू, क्या बताइए, it is to transfer resources and capabilities between companies, the less sustainable will be the competitive advantage which is based on them। ठीक है ना। तो मुझे बताइए एक बार, चलिए एक बार मुझे बताओ ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। मुझे बताओ ट्रांसफरेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ट्रांसफरेबिलिटी अगर ये ज़्यादा नहीं तो हम आसानी से ट्रांसफ़र कर पा रहे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी कम समय तक चलेगा। फिर समझा क्या पॉइंट? अप्रोप्रिएबिलिटी ज़्यादा करोगे तो अच्छी बात है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक रह पाएगा। क्लियर बात है ना। हाँ तो ट्रांसफरेबिलिटी, चलिए आइए इधर, ट्रांसफरेबिलिटी ये है स्पेलिंग, ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखिए, तो जितना ज़्यादा आसानी से ट्रांसफ़र कर पा रहे उतना सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो DATI, आई से क्या है, इमिटेबिलिटी, लिखो इमिटेबिलिटी, इमिटेबिलिटी क्या है? बोलते हैं कि देखो इफ़ द रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज आर, क्या बताइए, रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज cannot be purchased by a would be imitator, then they must be, क्या बताइए, build from scratch। समझो बेटा, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, है ना, या आपके पास समझो कुछ स्पेशल प्रकार की मशीनरीज़ है, स्पेशल प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो दूसरे कंपनी ना आपसे एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं कर पा रहे, मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है वो। तो अब क्या करना पड़ेगा बाकी कंपनीज को, वैसी सेम कैपेबिलिटी बनाने के लिए खुद से बिल्ड करना पड़ेगा स्क्रैच से। अरे यार समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे ABC जिम वाले के पास जो ट्रेनर्स थे, समझो ट्रेनर्स वहाँ पे नहीं गए, मना कर दिया उन्होंने। अच्छा ABC जिम वालों के पास ऐसी मशीनरीज भी है जो मार्केट में मिलती नहीं आसानी से, उन्होंने खुद बनाई उसको, और वो मशीनरी बहुत खतरनाक है, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को, राइट। तो अब अगर गोल्ड जिम वाले ये रिसोर्सेस को, कैपेबिलिटीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली खरीद के हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर
अब गोल्ड्स जिम वाले को अगर कॉम्पीट करना है एबीसी से तो उसको खुद से ज़ीरो से बनाना पड़ेगा, वैसी चीज़ें स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ इजीली, समझा क्या बात? पहले मैं बात कर रहा था कि खरीद लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम खरीद नहीं पा रहे तो अब क्या करें, तो खुद से बनाओ। तो क्या आप बहुत आसानी से बना पा रहे हो? क्या गोल्ड्स जिम, एबीसी जिम जैसी रिसोर्सेस कैपेबिलिटी आसानी से क्रिएट कर पा रही है? तो फिर कम आपका सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। आप बहुत आसानी से कॉपी हो सकते हो, लेकिन अगर गोल्ड्स जिम के लिए इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉपी, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमिटेट, चाह के भी कॉपी नहीं कर पा रहा, ओहो हो, तो इमिटेबिलिटी कम है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी मोर। मतलब अगर बाकी लोग आपको आसानी से इमिटेट कर पा रहे, इमिटेबिलिटी ज़्यादा है, आसानी से कॉपी कर पा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी लेस सस्टेनेबल। बोलते हैं हाउ इजीली, देखिए ना प्लीज लिखे, बोलते हैं हाउ इजीली एंड क्विकली, हाउ इजीली एंड क्विकली कैन द कॉम्पिटिटर्स, यस, कैन द कॉम्पिटिटर्स बिल्ड द रिसोर्सेस एंड कैपेबिलिटीज, दिस इज द ट्रू टेस्ट, लिखे, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस में इनोवेशंस लैक लीगल प्रोटेक्शन एंड आर इजीली कॉपीड। अब आप फाइनेंशियल सर्विस में है ना, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या बनाया, अपना एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया। अब वो पोर्टफोलियो तो कोई भी कॉपी कर सकता है, उसको पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स है, किस में हमने कितना पैसा लगाया, इसको तो आप क्या बताए, कॉपी तो कोई भी कर सकता है। आपको समझ में आ रही बात है? तो इसमें क्या है, इसमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसका कोई आप अलग से ऐसा पेटेंट नहीं निकाल सकते कि यार मैंने अलग अलग शेयर्स में जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा ये दूसरे कंपनी ने लगाया, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो वहाँ पे इमिटेबिलिटी आसान है ना। सो वेयर द कैपेबिलिटीज रिक्वायर अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स एंड इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द कॉर्पोरेट कल्चर, देन द इमिटेशन इज व्हाट डिफिकल्ट। जैसे कि यहाँ पे बेटा हम बात कर सकते हैं टाटास की, हमने आपको इसके बारे में पहले भी एक बार बताया था कि टाटास के केस में क्या हुआ कि लोग जो है ना, कहाँ गया भाई टाटा वाला पॉइंट, ये देखो आप पेज नंबर 3.9 में ये देखिए, ये टाटा वाला आप रीड कर दो पॉइंट, बस यही वाला पॉइंट है वहाँ पे, यही वाला पॉइंट हो, एक बार पढ़ो आपको समझेगा। टाटा वाला सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ो, कम ऑन जल्दी। चलो, तो क्या है देखिए, बोलते हैं टाटा's low cost strategy most were unable to duplicate. टाटा has a unique culture and attracts top talent, है ना। तो टाटा की जो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, कुछ कुछ चीज़ें टाटा की काफ़ी सस्ती आती हैं, है ना। तो बाकी लोग ना अब वो उसको डुप्लीकेट करना चाह रहे, पर बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भैया टाटा जो है ये सब चीज़ें क्यों कर पा रहे हैं। बोलते उसका यूनिक वर्क कल्चर की वजह से, उनका जो काम करने का तरीका है, एम्प्लॉयज़ को जो ट्रीट करने का तरीका है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप जो बोलते देखो, जब आपकी कैपेबिलिटीज़ जब आपके वर्क कल्चर पे डिपेंड करती है, तो इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। आप टाटा जैसा प्रोडक्ट बना लोगे, लेकिन टाटा जिस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, उनके एम्प्लॉयज़ अपनी जान पे खेल के जिस प्रकार से हेल्प करते हैं अपने कस्टमर्स को, वैसा बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। आप समझ मारी बातें क्या कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे इमिटेबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ टाटा, ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर है बात? तो इधर आइए, क्या क्लियर है? अच्छा, इमिटेबिलिटी में और क्या आता है, जैसे कि आपने सुना है शार्क टैंक में ना बेटा बहुत बार नमिता वगैरह ना ऐसा करती है, वो क्या बोलती है, क्या आप जो प्रोडक्ट आप लेके आए ना, ये तो बहुत ही कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है। सुना है आपने कभी ऐसा? कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है, और इसकी वजह से फिर नमिता मना कर देती कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट या कमोडिटाइज्ड मार्केट, है ना,
बोले आपने जो प्रोडक्ट बनाया है ना, अगर वो चल भी गया तो वो बहुत ही कमोडिटाइज्ड है। मतलब कि बेटा आपके प्रोडक्ट को देख के कोई भी ऐसा सेम प्रोडक्ट बना के बेचना चालू कर सकता है। मतलब आपने कुछ अलग से उखाड़ा नहीं है ऐसा, समझ में आ रहा है? ऐसा इट इज़ कमोडिटाइज्ड है ना। हाँ, जैसे कि इसमें अगर आप में से कोई पुणे से है तो पुणे में बेटा एक है येवले चाय, येवले चाय वाला एक है, बोले येवले चाह एकदा पिऊन तर पहा। मतलब येवले चाय एक बोले ऐसी होती है कि एक बार पी के तो देखो, अलग ही मजा आएगा। पर अब हुआ क्या कि जैसे येवले चाय वाला ये फेमस हो गया ना, तो क्या हुआ, इसके जैसे बहुत सारे कॉपी बनना चालू हो गए, पूरा सेम पूरा। तो इसकी इसकी ना ऐसी ऐसी छोटी छोटी इसकी क्या जैसे कैफेज रहते ना उसके जैसा, मतलब ऐसे दुकान जैसे ही रहती है वो, मतलब टपरी टपरी पर इन अ शॉप ऐसा। तो चाय की टपरी रहती है ना, पर एक दुकान के अंदर ऐसा। तो इसके जो छोटे छोटे जो शॉप्स थे, वो इसने बहुत से ब्रांचेस ओपन कर लिए थे, ठीक है ना, पूरे पुणे में। और अभी पुणे के आसपास जैसे नागपुर वगैरह में भी है। तो क्या हुआ, अब जो है ये जब चलना चालू हो गया तो बहुत से लोगों ने क्या किया, इसके जैसा कॉपी किया। तो जैसा इसने डिज़ाइन किया अपने शॉप को, वैसे ही सेम डिज़ाइन करते थे, नाम कुछ और रख देते थे ऐसा। तो ये क्या है, मतलब कि कॉपी करना बहुत ही आसान है फिर, ये सब चीज़ें समझे। MBA चाय वाला चाय बना रहा है, अब क्या क्या वो भी क्या इमिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। कोई भी चाय बनाने का बिजनेस कर सकता है ना, उसके जैसा चाय 2-3 बार टेस्ट करेगा, और अगर कोई थोड़ा एक्सपर्ट भी रहा तो वैसे सेम चाय बना सकता है। तो इमिटेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, इट कैन बी ईजिली कॉपीड, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपके बोलते हैं अगर आपकी जो रिसोर्सेज कैपेबिलिटी बहुत ही आसानी से कॉपी कर पा रहे, तो फिर आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। क्लियर है बात? लेकिन अगर बेटा आपकी कैपेबिलिटीज़ ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन्स पे, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके पे, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे डिपेंडेंट है, तो फिर लोग इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे आसानी से, है ना। ये क्लियर है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। ट्रांसफरेबिलिटी में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? हमने जिम का लिया था। अच्छा, ट्रांसफरेबिलिटी में और क्या हो सकता है? बोलते हैं आपने ऐसा सुना है, कुछ ऐसा होता है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी तो होता है ना, कि एक पहले एजुकेटर एक कंपनी में पढ़ा रहा था, फिर उसको दूसरे कंपनी से ऑफर आ जाता है तो दूसरी कंपनी में चला जाता है वो, है ना। हाँ, ढोकले हमारे हमारे उसमें ऐसा नहीं है, अल्टीमेट से हमने खुद चालू किया, ठीक है ना। तो हमको किसने ऑफर नहीं दिया, अब हम ऑफर देते दूसरों को। तो ट्रांसफरेबिलिटी में क्या आएगा बताइए? हाँ, यहाँ पे क्या है, जिम ट्रेनर्स लिख दो आप, जिम ट्रेनर्स। वो सलून वाले उसके भी जो रहते है ना, उसमें भी ट्रांसफरेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स, ठीक है। हाँ, पेप्सी, पेप्सी कोका कोला वाले क्या बोलते हैं वैसे? पेप्सी वाला नहीं बोलता है, कोका कोला वाला बोलता है एक्चुअली। कोका कोला क्या बोलता है भैया? ट्रेड सीक्रेट। हमारी जो रेसिपी है ना वो ट्रेड सीक्रेट है, हम किसी को बताएंगे ही नहीं। अगर किसी को बताएंगे नहीं तो बाकी लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्या क्लियर है बात? बताइए, लिखो तो इसको जल्दी। डन है? लिख लिया क्या आपने? क्या डन है बात? यस।
तो ट्रांसफरेबिलिटी याद रहेगा ना ये, अब ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा ना आपको। चलो डन, पक्का। तो ड्यूरेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड इमिटेबिलिटी, क्लियर है, पक्का, डन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। फाइनली बेटा इस चैप्टर का जो अब आखिरी अध्याय जो है वो है माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना, माइकल पोर्टर की व्हाट, जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। अब आइए ध्यान देंगे अभी, यस कम ऑन, अब हमें ध्यान देना है, राइट आइए ध्यान देंगे। तो देखिए क्या लिखा है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पोर्टर स्ट्रैटेजीज अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम 3 डिफरेंट बेसिस। तो माइकल पोर्टर भाई साहब ने क्या बनाई बेटा, इन्होंने बनाई जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। अब एक चीज़ लिख दो वहाँ पे, जल्दी से लिखेंगे। जैसे बेटा चैप्टर 4 में हमने पढ़ा ना, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, है ना, हमने ये पढ़ा कहाँ पे बताओ, चैप्टर 4 में। वो क्या था, एसएम चैप्टर 4 क्या था, वो था बेटा आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे ये क्या है, जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, कौन से लेवल की स्ट्रैटेजी होती है ये वाली, तो याद रखना ये हमारे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज हैं। देखो हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में क्या बोलते हैं कि कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से बिजनेस में पैसा लगाए, किस में से पैसा निकाल दे, कौन सा बिजनेस बंद कर दे, तो ये बताता है कॉर्पोरेट लेवल। बिजनेस लेवल क्या बताता है कि बोले देखो अब कॉर्पोरेट लेवल ने जो बोला ना कि जिस बिजनेस में अब रहना है, अब उस बिजनेस को कैसे बड़ा बनाए वो बताएंगे बिजनेस लेवल वाले, क्लियर। हाँ तो अब यहाँ पे देखें तो बोलते हैं हम हमारे बिजनेस को बड़ा कैसे बना सकते हैं, तो बोलते हैं हम हमारे बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे अगर हमने क्या बताइए, अगर हमने जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया। तो अगर इफ़ वी आर एबल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो फिर हम हमारे बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे। लेकिन कैसे करेंगे, हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, बोलते देखो 3 तरीके से। या तो आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मतलब एक काम करो सबसे सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड करो मार्केट में, तो यूज़ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। सबसे सस्ता बनाओगे तो क्या होगा, लोग तुम्हारे पास आएंगे ज़्यादा। तुम लोगों को बोल सकते देखो हम बाकी से सबसे सस्ता माल बेचते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट करता है ना, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स करता है, वो भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। हाँ मैकडॉनल्ड्स में महंगा भी बर्गर आता है, ऐसा नहीं है कि महंगा नहीं आता, लेकिन सस्ता भी होता है कंपेरेटिवली, ठीक है ना। तो जैसे कौन करता है आपका वॉलमार्ट, जैसे मैकडॉनल्ड्स, है ना, जैसे क्या बताइए कॉस्ट लीडरशिप में यहाँ पे आपका आ सकता है डीकैथलॉन, ठीक ना, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो डीकैथलॉन बेटा एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है ना, जिसने इंडिया में नाइकी, रीबॉक, एडिडास, ये तीनों का जितना सेल है ना बेटा उससे ज़्यादा सेल ये अकेला करता है, डीकैथलॉन। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है ना। तो दिस वन ऑफ द रीज़न इज लो कॉस्ट, ठीक है ना। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि नाइकी जो है ना, नाइकी बेटा नाइकी कंपनी के सारे स्टोर्स हमारे सिटी से बंद हो गए हैं। तो मैं नागपुर को बिलोंग करता हूँ, नागपुर से नाइकी के सारे स्टोर्स बंद हो गए। और सिर्फ नागपुर में ही नहीं, इंडिया में काफ़ी सारे जगहों पे नाइकी ने स्टोर्स बंद कर दिए। क्यों, लॉसेस की वजह से, सेल ना होने की वजह से, ठीक है ना। तो नाइकी जो है ना बेटा समझ नहीं पाया इंडिया के कस्टमर्स को अभी तक, इनको चाहिए कम में कम, समझे ना, जो डीकैथलॉन समझ गया ऐसा। चलिए देखेंगे, बात करेंगे। तो व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, आइए बोलते हैं यहाँ पे आप क्या करो, आप बनाओ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। क्या होता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाने से, बोलते हैं बेटा स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाने से क्या होगा कि यू विल बी एबल टू प्रोवाइड देम एट अ लो कॉस्ट। अच्छा साथ ही साथ ना आपको ये स्केलिंग में भी हेल्प करेंगे। स्केलिंग देखो, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, मतलब एक समान। अब आप जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, वो क्या होता है उसका, मैक आलू टिक्की, आप कोई भी ब्रांच में खाओ, हर ब्रांच में सेम टेस्ट आता है क्या उसका, होता क्या ऐसा बताओ। क्या किया उसने स्टैंडर्डाइजेशन किया है, उन्होंने एसओपीज बना दिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एसओपी मतलब कि क्या बनाना बताओ,
ऐसा डॉक्यूमेंट में एक लिख देना कि भैया देखो आपको मैक आलू टिक्की बर्गर बनाना है तो उसमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। ये जो स्टेप्स है ये सबको दे दिए अक्रॉस ऑल ब्रांचेस कि मैक आलू टिक्की बनाना है, ये 5 स्टेप फॉलो करना है। तो को मैक मैक पनीर टिक्की वो क्या आता है, मैक पनीर टिक्की बर्गर खाना है तो उसके ये स्टेप्स हैं। सबको बता दिया, सबको बता दिया कि वो जो टिकिया जो है वो भी कैसे बनानी है ना, सब उनको बता दिया, हो गया। अब सब लोग एक समान एक ही स्टेप सेम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और बार बार करते जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ती है। साथ ही साथ क्या बताइए, यहाँ पे ये लोग शायद से ऐसा भी करते हो, जो आलू टिक्की वगैरह रहते हैं ना वो एक साथ बल्क में बनती है, तो इससे क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन से एवरेज कॉस्ट कम होगा। हर बार सेम करना है, एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी, राइट। एंड क्या होगा, नाउ वी विल बी एबल टू स्केल आवर बिजनेस। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है स्टैंडर्डाइजेशन करने का। मतलब कि भैया हम तू जो बोलेगा वो बना के नहीं देंगे हम। तू बोलेगा अरे भैया वो थोड़ा सा मैक आलू टिक्की में थोड़ा सा एक और क्या बताइए, उसमें थोड़ा सा एक और क्या, थोड़ा टमाटर डालो, थोड़ी वो लाल चटनी भी डालो ना अंदर, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ तुम वो देखो वो टॉपिंग्स अलग से है ना, वो चीज़ वीज़ देखो अलग से चाहिए, वो अलग बात है, वो तू कर। पर बेसिक जो अब मैक आलू टिक्की वाला तो ये तेरे को बना के देंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब उसमें टाइम पास नहीं करेंगे अभी। तो स्टैंडर्डाइजेशन, हम कस्टमाइज़ नहीं करेंगे ज़्यादा कि हर कस्टमर के लिए अलग, जैसे सबवे वाला करता है। सबवे वाला बोलता है तुम बताओ ब्रेड के अंदर क्या क्या डालना है। मेरे को तो सबवे मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं वैसे भी, है ना। मेरे को समझ में नहीं आता यार, मतलब लोग कैसे खाते हैं यार सबवे, है ना। ठीक है, अपने अपनी क्या बताइए लाइकिंग्स है, अपने में प्रेफरेंस है, ठीक है ना। तो क्या बताइए, तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन है, वहाँ पे कस्टमाइजेशन है। भाई कस्टमर टू कस्टमर, तुमको जो ना वो डाल के देंगे अंदर, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तुम यहाँ पे नहीं बोल सकते अरे भैया वो थोड़ा पनीर की जो टिक्की बना रहे ना उसमें थोड़ा सा आलू भी डाल दो, थोड़ा प्याज डालो, है ना। ऐसा नहीं चलता। उसने जो टिक्की बना के रखी है वही डाल के देंगे वो। आपको समझा ना बात क्या हो रहा है, कम ऑन जल्दी, ये नो। हाँ, तो स्टैंडर्डाइज्ड, तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का मतलब है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाओ, लो कॉस्ट में बनाओ, एंड क्या बताइए, फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, या फॉर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स। क्या क्लियर है बात, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी, क्या बात क्लियर है मुझे बताइए। तो कॉस्ट लीडरशिप क्या, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एट ए लो कॉस्ट फॉर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे जो प्राइस सेंसिटिव है, जो ज़्यादा पैसा नहीं पे कर पा रहे, या आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो तुमसे कम खरीदेंगे, एकदम से डिमांड कम कर देंगे, ऐसा, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, तो एक तो ये तरीका है ना, एक तो कॉस्ट लीडरशिप वाला तरीका है कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना लो। दूसरा तरीका क्या है, बोले डिफरेंशिएशन, बोले सस्ता बनाओ ही मत, जैसे कि एप्पल, तो एप्पल फॉलो करता है बेटा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ये करता है मैकडॉनल्ड्स, वॉलमार्ट, और मैंने क्या बोला, और मैंने क्या बोला देखिए तो, हम्म, जी, तो वॉलमार्ट, और मैंने क्या बोला था, डी कैथलॉन, राइट, डी कैथलॉन, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगली बात, यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़े, कमॉन, ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो हो गया कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन क्या कौन बोल रहा है बताओ, ये कर रहा है बेटा एप्पल। डिफरेंशिएशन में क्या चल रहा है बताओ, बोलते हैं हम यहाँ पे ना बेटा बनाएंगे यूनिक प्रोडक्ट्स फॉर क्या बताइए, फॉर प्राइस इनसेंसिटिव, फॉर प्राइस इनसेंसिटिव कंज्यूमर्स। क्या है बताओ, डिफरेंशिएशन। तो हम सस्ता बना ही नहीं रहे, हम महंगा ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, और हम लोगों को बोले भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो क्योंकि हमारा बाकियों से अलग है।
तुमको हमारे जैसे चीज़ें सस्ते वालों में मिलेंगी ही नहीं, तो काय को फिर उधर जा रहे, ऐसा समझे ना बात है ना। आगे देखें नेक्स्ट क्या बताओ, फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस में क्या है, बोलते हैं फोकस में क्या है, प्रोडक्ट्स दैट फुलफिल द नीड्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स विथ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट। फोकस में क्या बताओ, यहाँ पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो सबके लिए नहीं, कुछ प्रकार के लोगों के लिए ही है ना। जैसे कि मुझे बताइए, जैसे कि ये अपना ये है ना, मैंने आपको बताया था, एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए, तो फोकस में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए तो मैंने आपको एक बार बताया था ना कि समझो अगर मैं अल्टीमेट सीए में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास लूँ, तो ओनली इंग्लिश, तो फिर क्या होगा, हम अल्टीमेट सीए पे सिर्फ इंग्लिश में ही क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ फोकस स्ट्रेटेजी, कि हम जो है पूरे मार्केट को नहीं एड्रेस कर रहे हैं। पूरे मार्केट में सिर्फ साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स को जनरली इंग्लिश में चाहिए होता है क्लासेस, हम सिर्फ उनके लिए ही क्लास बना रहे हैं। मतलब हो जाएगा कि हम फोकस स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। आप समझो, मैं अगर मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में बना रहा हूँ तो अलग बात है, वो नहीं, मैं सिर्फ इंग्लिश का बना रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, फोकस। क्लियर यहाँ तक, कौन बताइए, ये क्लियर हो गया। जैसे कि सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि नागपुर में बेटा एक ब्रांड है जिसका नाम है हीरा स्वीट्स। क्या है, हीरा स्वीट्स। ये हीरा स्वीट्स कौन सा, आपका दिल्ली वाला नहीं है, ये नागपुर वाला हीरा स्वीट्स की बात कर रहा हूँ। नागपुर में ही इसके फाउंडर्स हैं, नागपुर वाले हीरा। दिल्ली में भी हीरा स्वीट्स है, वो अलग है, वो नहीं। नागपुर में एक हीरा स्वीट्स है बेटा, जो कि फेमस है, क्या बताइए, सोन रोल के लिए। बेटा लोग क्या बोलते हैं कि नागपुर आएंगे ना, नागपुर अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ के संतरे लेके जाओ, ऑरेंज, ऑरेंज सिटी बोलते बोलो। यहाँ पे हल्दीराम है, हल्दीराम भी नागपुर का है ब्रांड, है ना, और पूरे दुनिया भर में भी तो फेमस हो गया है। लेकिन हल्दीराम के बोले संतरा बर्फ़ी ले जाओ, है ना। मैं आपको बोलता हूँ बेटा, नागपुर में अगर एक्चुअल में आपको कुछ नागपुर का ट्राई करना, दैट इज़ दिस सोन रोल। आपने सुना है सोन पापड़ी, सोन पापड़ी सुना है, सोन पापड़ी का पप्पा है बेटा सोन रोल, आप समझो बात। अरे भाई साहब, जो मज़ा आता है, जो खतरनाक मिठाई है, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ मतलब। और हीरा स्वीट वाला बनाता है सोन रोल, अरे 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 भाई साहब, एक नंबर। देखिए तो आप, मतलब आप बोलेंगे वाह वाह सर वाह, मज़ा तो आ गया। आप समझे क्या बात, हीरा स्वीट सोन रोल। अच्छा, इसका नाम श्री हीरा स्वीट्स है, श्री हीरा स्वीट्स, इनकी वेबसाइट भी ऑनलाइन, वाह। और हीरा स्वीट में इन्होंने HEER लिखा है, ठीक है ना, हाँ लिख दो इसको, HEER। अच्छा, दिल्ली वाला जो है ना वो HIRA है, ये HEERA, हीरा स्वीट्स। अरे भाई, ये है, ये इसको बोलते हैं बेटा सोन रोल। कहाँ गया ये है सोन रोल। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतना सॉफ्ट, मतलब क्या ही मिठाई है भाई, क्या ही मिठाई है। आप बोलेंगे सर, अच्छा अभी देखो, अभी उन्होंने चालू किया बाकी सब, वरना पहले ना बेटा वो सिर्फ यही बनाते थे सोन रोल, इसके लिए ही फेमस थे वो, सोन रोल के लिए। देखो क्विक व्यू, वो पहले इसके लिए ही फेमस थे, आप समझे क्या। तो देखो 31 ग्राम, इसमें एक पीस आता है 31 ग्राम में, एक पीस चखना है क्या, ले एक पीस ले ले जा, ऐसा समझे। ये है बात, तो ये क्या है, फोकस स्ट्रेटेजी। बोले हम दुनिया भर की मिठाई बनाने नहीं जाएंगे, हम सोन रोल पे फोकस करेंगे, सिर्फ सोन रोल। अभी ठीक है, अब धीरे धीरे उन्होंने बाकी बनाना चालू किया, पर पहले सिर्फ सोन रोल बनाते थे। फोकस स्ट्रेटेजी। तुमको रसगुल्ला होना, तुमको गुलाब जामुन, वो सब नहीं बनाते, ओनली सोन रोल, ऐसा क्या हो गया, फोकस स्ट्रेटेजी। आपको समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कमॉन जल्दी। अच्छा, अच्छा मुझे बताइए, आपने क्या ये ब्रांड के बारे में सुना है, आपने ब्रांड के बारे में सुना है, बियर्डो, सुना है ऐसा कभी, बियर्डो। लड़कों ने तो सुना होगा मोस्टली, लड़कियों का मुझे पता नहीं। आपने कहा बियर्डो करके ब्रांड सुना है कभी, बियर्डो। ये बियर्डो क्या करता है बेटा, ये मेंस
ये मेंस ग्रूमिंग पे फोकस करता है, मेंस ग्रूमिंग, ओनली मेंस ग्रूमिंग ले। देखो उसके उसका जो ये है ना, उसका लोगो ही उसमें क्या है, देखो ये लोगो में ही मैन है ना, एक मैन है लोगो में, जो क्या बताए ऐसा दाढ़ी वाला है, जो बियर्ड और दाढ़ी, और फिर ये दाढ़ी वाड़ी के लिए बहुत सब वो सब चीज़ें बनाता हो, है ना, ये ऑयल ना वो ऑयल, उसका अलग से शैम्पू आता, इसका अलग से शैम्पू आता, बोले बियर्ड शैम्पू, बियर्ड ऑयल, हाँ बियर्ड वैक्स, सब बियर्ड के लिए अलग ही है इसका, ठीक है ना काम, ठीक है। तो बियर्ड हो, तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ मेंस ग्रूमिंग पे फोकस करता है, फोकस स्ट्रेटजी अगेन। हम सबको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें भी क्या बताए, जो अडल्ट हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए नहीं है, टीनेजर के लिए नहीं है बियर्डो, टीनेजर को तो बियर्ड ही नहीं आती, तो बियर्डो क्या करेंगे उसका, हैं तो यहाँ पे क्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, कमॉन, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस ग्रूमिंग पे फोकस कर रहा है, फोकस स्ट्रेटजी। क्या क्लियर है बात, हेलो, क्या क्लियर है। अच्छा, जैसे मैंने एप्पल बोला, अगर मैं बात करूँ बेटा, क्या बताइए, अगर मैं बात करूँ एकदम अल्ट्रा अल्ट्रा महंगी गाड़ियाँ, जैसे कि रोल्स रॉयस, जैसे कि फरारी, लैम्बोर्गिनी, वो भी बेटा फोकस स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। बोलते हैं हम मार्केट में सब लोगों के लिए माल बना ही नहीं रहे, हमारा मार्केट ही नैरो है। देखो भाई, बात बात समझो, कॉस्ट लीडरशिप डिफ्रेंसिएशन, ये क्या बोलता है, हम ये लोग ये नहीं बोलते हैं कि हमारा मार्केट छोटा है, ये बोलते हैं हमारा मार्केट बड़ा है, ये वी टारगेट मास मार्केट। एप्पल वाला क्या करता है, उसका जो सबसे सस्ता मॉडल रहता है ना, वो रहता है जो लोग, जो क्या बताइए, पैसा ज़्यादा नहीं देना चाहते लेकिन उनको एप्पल होना, वो लेते हैं आईफोन 15 16, और फिर आगे वाले प्रो मैक्स, प्रो वो वाले, वो आगे, मतलब एप्पल भी चाहता क्या है कि हर एक बंदा हमारा प्रोडक्ट खरीदे, रॉल्स रॉयस फरारी चाहता ही नहीं कि सब खरीदे, क्योंकि सब सब में खरीदने की क्षमता ही नहीं है, हाँ, ठीक है ना, हाँ हम चाहते ही नहीं सबको मिले भाई, बात ही खत्म। तो इतना ज़्यादा हाई प्राइस रखते हैं कि मतलब क्या बताइए, अमीर व्यक्ति भी सोचे एक बार कि इसको खरीदे कि नहीं, ऐसा ऐसा प्राइसेस इनके रहते हैं ना। तो रॉल्स रॉयस हो गया, फरारी हो गया, है ना, आपका लेम्बोर्गिनी, बेंटली, ये सब क्या है, ये होते हैं, ये भी फोकस स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, दे फोकस ऑन अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, मतलब बड़े से मार्केट में कुछ प्रकार के लोगों के लिए बना रहे। इसको ही हमने एक चीज़ बोली थी, नीश, याद है, नीश मार्केटिंग, मतलब हम फोकस में क्या करते हैं, वी वी फोकस ऑन द नीश, सॉरी, बड़े मार्केट में कुछ प्रकार के कस्टमर्स के लिए ही हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, रॉल्स रॉयस, है ना, फरारी, आपको पता ना यहाँ पे शायद से रॉल्स रॉयस में ही शायद से ऐसा है कि आपको कार खरीदने तो पहले आपका बैकग्राउंड चेक होता है आपको समझ में आ रहा है, पहले आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे वो लोग, देखेंगे कि आप अच्छे घर से होगे नहीं सच में, और फिर आपको देंगे कार। अरे 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 अरे, बहुत ज़्यादा ही हो गया ना ये, हाँ ज़्यादा है, अब क्या करें। चले आइए इधर, तो अब देखिए, बोलते हैं माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज, क्या है ये, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफ्रेंसिएशन, फोकस। एंड इसमें मैंने आपको क्या बोला बताइए, इसमें मैंने क्या बोला आपको कि मुझे बताइए इनको हम जेनेरिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जनरल है, कोई भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रेटजी को लगा सकता है। इट कैन बी परस्यूड बाय any type or size of the organization of the business, even when NPOs, सर एनपीओ को क्या ज़रूरत है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इनको क्या ज़रूरत है। अरे ढोकले भाई देख, इसको प्रॉफिट कमाना नहीं लेकिन काम तो करना ही है ना, फिर भी जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन क्या फिर भी ये स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ। तो इनको प्रॉफिट नहीं, बस सरप्लस तो होता है, पर इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, हाँ, लेकिन क्या फिर भी वो ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, मार्केट में हम चाहेंगे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, बहुत बड़े कंपनीज हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है कि द लार्जर फर्म्स विद ग्रेटर, जिनका बहुत ज़्यादा पैसा है, वो जनरली कॉस्ट लीडरशिप या डिफ्रेंसिएशन लगा पाते हैं, और जो कंपेरेटिवली स्मॉलर फर्म्स होती है, दे कम्पीट ऑन अ फोकस बेसिस। क्या क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ।
क्या क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताइए क्या क्लियर है, बताओ जल्दी फास्ट। तो देखिए, तो हम ब्रॉड ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉस्ट बहुत लो कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। फिर आगे बढ़े। हम ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो जगह आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगा रहे हैं आप। फिर नैरो टारगेट है हमारा, नैरो टारगेट मतलब हम नीश पे फोकस कर रहे हैं, बड़े से मार्केट में कुछ प्रकार के लोग पे फोकस कर रहे हैं, तो फोकस्ड फोकस्ड लेकिन अब समझना, फोकस्ड में भी अब हम क्या करना चाह रहे हैं, फोकस्ड में भी अब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या हम महंगा प्रोडक्ट बना रहे एकदम, या हम बाकियों से एकदम सस्ता बना रहे हैं। उसमें जैसे हीरा स्वीट जो है ना, वो सोन रोल बनाता है और इसका महंगा आता है सोन रोल, सस्ता नहीं आता भाई, महंगा आता है। मतलब ये बना रहे हैं कुछ प्रकार के लोगों के लिए, लेकिन उनको भी ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, मतलब ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगा रहा है। अच्छा, मतलब कि ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी लगा रहा है। अच्छा मुझे बता, रोल्स रॉयस क्या कर रहा है, फोकस कॉस्ट लीडरशिप या फोकस डिफरेंशिएशन? रोल्स रॉयस क्या कर रहा है? यस कमॉन। रोल्स रॉयस क्या कर रहे हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस डिफरेंशिएशन, नैरो मार्केट एंड कुछ अलग प्रकार का प्रोडक्ट दे रहे हैं हम, महंगा दे रहे हैं, फोकस डिफरेंशिएशन। एंड फिर क्या है आपका फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, क्या है, हम जैसे कि अल्टीमेट सी बेटा क्या करें, इंग्लिश में अपनी क्लासेस लॉन्च करेंगे और बहुत ही लो प्राइस रखेंगे, एकदम लो प्राइस, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम देन योर फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। समझे, तो याद रखना, फोकस्ड है या नहीं किस पे डिपेंड करेगा, आपका टारगेट मार्केट पे। क्या आप ब्रॉड लेवल पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, बड़े मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो फोकस नहीं है। नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हो देन फोकस। पर नैरो मार्केट को टारगेट करके क्या करना चाह रहे हो, प्राइसेस कम रख रहे हो बहुत, फोकस कॉस्ट लीडरशिप। आप बाकियों से बहुत अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, महंगा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो क्या हो जाएगा, फोकस डिफरेंशिएशन। क्या क्लियर है, मुझे बताइए। यस डन। इसके आगे की चर्चा हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, आने वाले 2 सेशंस में मोस्टली हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के मेरा कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको मुझसे पढ़ के मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। हो सकता है मतलब आने वाले सेशन में काफ़ी सारा हम कर लेंगे कंप्लीट, ट्राई करेंगे नेक्स्ट में ही हो जाए, लेट्स सी, ठीक है। सो थैंक यू अगेन गाइस, थैंक यू अगेन, बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, बाय बाय, मिलते हैं।